डीआईएस की ओर से खरीदारी हो रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में सपोर्ट है। कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि जितनी बिकवाली एफआईएस की ओर से हुई है, उससे ज्यादा खरीदारी डीआईएस की ओर से देखने को मिली है। ये आंकड़े आपके सामने हैं अक्टूबर महीने से, जब से स्पेसिफिकली एफआईएस की ओर से बिकवाली शुरू हुई है। फरवरी का नंबर अब तक आपके सामने है। कल तक के जो आंकड़े हैं ये कैश सेगमेंट के नंबर्स हैं। 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली फरवरी में भी हो चुकी है। पिछले महीने 78,000 करोड़ की बिकवाली थी। दिसंबर का महीना छोड़ दीजिए जहां पे एफआईएस ने खरीदारी की थी, उसके अलावा आप देखें अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी भारी मात्रा में उनकी ओर से कैश सेगमेंट में बिकवाली हो रही है। और ये नंबर जो आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख रहे हैं, ये है डीआईएस के, यानी कि जो हमारी घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से खरीदारी के नंबर्स हैं। ज्यादातर महीनों में आप देखेंगे जितनी बिकवाली या जितनी खरीदारी भी हुई है एफआईएस की ओर से, जो भी महीनों में, उससे ज्यादा खरीदारी का जो नंबर है, जो निवेश का नंबर है, वो डीआईएस की ओर से, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से आता हुआ दिखा है पॉजिटिव साइड पर। इस महीने की भी बात करें, फरवरी महीने में भी आप देखें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी डीआईएस की ओर से मार्केट में देखने को मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि एफआईएस जितना बेच रहे हैं उससे ज्यादा अगर डीआईएस खरीद रहे हैं तो फिर मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, मार्केट गिर क्यों रहा है? इसका जवाब हम शौर्य से लेने की कोशिश करते हैं। शौर्य, ये जो नंबर्स में हम देख रहे हैं कि डिस्पैरिटी है कि जितना एफआईएस बेच रहे हैं उससे ज्यादा डीआईएस खरीद रहे हैं, उसके बावजूद बाजार क्यों गिर रहा है? जी बिल्कुल संदीप जी, जो गिर रहा है उसकी पीछे रीजन ये है, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके वैल्यूएशन काफी हाई है और एफआईआई उससे बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अबे वैल्यूएशन हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? एक होता है पी मल्टीपल, सब देखते हैं, सबको पता है, लेकिन एक्चुअली एक और मल्टीपल होता है जिसको काफी इंपॉर्टेंटली ट्रैक किया जाता है, वो है पीईजी, वो होता है प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो। अब वो क्या है आपको वो समझाते हैं। देखिए पीईजी का सिंबल से मतलब क्या होता है, आपने प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल आप इसलिए देखते हो कि जो फ्यूचर में आपकी अर्निंग्स है वो प्राइस में कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, ये काम होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का। और अर्निंग्स ग्रोथ कैसे डिफाइन होती है? अर्निंग्स पर शेयर से। तो अगर आप इनका रेशियो ले लो तो एक्चुअली बात ये है कि जो काम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कर रहा है, वो अर्निंग्स की ग्रोथ है, वो सिमिलर रहनी चाहिए। तो जितने एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई है और जितनी अर्निंग्स की ग्रोथ है, तो अगर ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब है कि जितनी अर्निंग्स ग्रोथ की एस्टिमेशन है और जो प्राइस में उसका एक्सपेक्टेशन है, प्राइस में भी पूरी तरह एक्सपेक्टेशन को कम इनकॉर्पोरेट करा गया है। अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब जितनी अर्निंग्स में ग्रोथ है, प्राइस उससे काफी ज्यादा जो है इनकॉर्पोरेट कर चुका है एक्सपेक्टेशंस को, और तो ये मानते हैं कि वो जो है ओवर वैल्यूड है। एक से कम पीजी का मतलब अंडर वैल्यूड और एक से ज्यादा होने का मतलब ओवर वैल्यूड। तो कुछ ऐसी कंपनियां देखते हैं जिनका पीजी सबसे ज्यादा निकल के आया है मेजर कंपनियों में, जिनका अगर 10,000 से करोड़ ज्यादा की मार्केट कैप है, तो उनमें देखें तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पीईजी निकल के आया हिंदुस्तान जिंक का। हिंदुस्तान जिंक का पीईजी है 77 टाइम्स, लगभग 78 टाइम्स के आसपास। फिर आता है देवयान इंटरनेशनल, इसका भी 70 का पीईजी है, यानी जितनी अर्निंग्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, पीई रेशियो उससे 77 गुना ज्यादा है। अब देखिए, अब आता है नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में जो है 42 टाइम्स है। फिर डिलीवरी की बात कीजिए, डिलीवरी में जो है 37 टाइम्स का पीईजी रेशियो है। फिर आता है एफएनएन ई कॉमर्स, जैसे हम नाइका के नाम से जानते हैं, वहां भी 34.72 टाइम्स का पीईजी रेशियो है। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, इसका 28.83 है। उस पर एक्साइड इंडस्ट्रीज आता है जहां 20.97 है। फिर आता है फैक्ट, वो एफएसीटी का भी जो है 20.7 है। और उसका देखिए जोमेटो, पीबी फिनटेक, आइनॉक्स विंड, ये सारे वो कंपनियां हैं जिनका पी रेशियो काफी ज्यादा निकलता हुआ नजर आ रहा है। और एल&टी फाइनेंस, ये फाइनेंस की इकलौती कंपनी मिली है और इसका भी जो पी रेशियो है वो इतना ज्यादा है। तो भाई देखिए, जो इतने ज्यादा का पीजी रेशियो है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जितनी अर्निंग्स ग्रोथ में एक्सपेक्टेशन है, प्राइस उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो एफआईआई को ये चीज ज्यादा समझ आती है, वो रेशियो से इंपॉर्टेंट रेशियोज को ट्रैक करते हैं। उन्हें लग रहा है इन शेयर से बाहर निकलना चाहिए, और वो इन शेयर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े दिग्गज शेयर है जिनका मार्केट कैप ज्यादा है, इस वजह से मार्केट पर असर डालते हुए भी ये शेयर्स नजर आ रहे हैं। तो इसमें काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि शायद इंडेक्स का पार्ट नहीं है, तो भले ही आपको निफ्टी उतना ज्यादा ना गिरता हुआ दिखे जितने इन स्टॉक्स की पिटाई होती हुई दिखी है, तो एफआईआईज जिनकी ज्यादा वैल्यूएशन है, खासतौर पे जिनकी ज्यादा पीईजी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ है, वहां पे ज्यादा फोकस्ड है। उन शेयरों की हमने पिटाई बनती हुई देखी भी है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि भले ही डीआईएस खरीद रहे हैं, एफआईआईज की बिकवाली का जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जहां जहां ऊंचे वैल्यूएशन है, पीईजी रेशियो काफी ज्यादा है, वहां पे हमने इम्पैक्ट काफी ज्यादा बनता हुआ दिखा है। अंशुल सर, एक एक दो दो स्टॉक में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो स्टॉक्स शौर्य ने हमारे सामने रखे हैं, हिंदुस्तान जिंक तो वैसे भी सर 800 वाला 400 रुपए के आसपास आ चुका है टूट के,
तो इनके जो पीईजी रेशो है वो अभी भी काफी हाई है। 1 का अगर पीईजी रेशो उसके ऊपर होता है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड माना जाता है। ये तो 78 गुना के आप पीईजी रेशो पर फिलहाल स्टॉक नजर आएगा। तो पहले हिंदुस्तान जिंक पे ही आपका व्यू दे दीजिए सर। देखिए सर, हिंदुस्तान जिंक से पहले 1 मिनट शौर भाई के लिए समय निकालूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बता रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि लोग वेबसाइट्स पे जाके पी रेशियो, पीबी रेशियो और ये सारे रेशियो देखते हैं। ये आपको इतिहास बताता है, और इतिहास देख के आप भविष्य नहीं खरीद सकते, और हम खरीद रहे हैं भविष्य, क्योंकि हमारे लेने के बाद जब स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तब हमको प्रॉफिट होगा। हमारे लेने के पहले बढ़ गई उससे नहीं प्रॉफिट होगा। तो ये जो रिसर्च लेके आए हैं, इस पे अगर थोड़ा सा और एलैबोरेट करके कोई एक सेपरेट आप वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर सके तो ये दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, ये समझने के लिए कि आपको इतिहास और पुराने रेशियो देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको आगे देखना है कि ये बच्चा 10वीं क्लास पास करेगा, 12वीं पास करेगा, या 10वीं से 12वीं के बीच में पढ़ाई में कमजोर हो गया, उसको ट्यूशन लगानी है। तो ये जो आप रिसर्च लेके आए हैं, मैं दर्शकों के बिहाफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ये एक रिसर्च आई है जिससे लोगों को ये समझने में आने लगेगा कि हिंदुस्तान जिंक जो बाइंग क्लाइमेक्स 800 पे करके 400 पे आ गया है, आधा हो गया है, तो आपको बाइंग क्यों नहीं करना है? क्यों, अगर मैं ये बोलूंगा कि ये 280 रुपए आ सकता है तो वो जस्टिफाइड होगा। वो क्लियरली आपकी रिसर्च बता रही है कि 77 टाइम्स अर्निंग्स पे बैठा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है एक्सपेक्टेशन देना। आप मतलब बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूपीएससी की परीक्षा में 120% के रिजल्ट लेके आओगे, जबकि 100 मार्क का तो पेपर ही है। तो ये चीज क्लियर है कि हिंदुस्तान जिंक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। 409 रुपए का पहला टारगेट था जो कंप्लीट हो चुका है 800 से। अगला जो टारगेट खुलता है या अगला जो सपोर्ट खुलता है वो अब वीकली पे भी नहीं खुल रहा है, वो खुल रहा है मंथली पे, और वो खुल रहा है 269 रुपीज का। तो 259 रुपए 269 रुपीज हिंदुस्तान जिंक आते हुए दिख रहा है। और मैं कभी फंडामेंटली उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता था, क्योंकि पीबी और ये सारे रेशियो देखते हुए, पेग रेशियो देखते हुए, अब ये फंडामेंटली भी जस्टिफाइड है कि 269 अगर ये आता है तो बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके, तो 800 से गिरता हुआ ये स्टॉक आ चुका है 269 रुपए पर, माफ कीजिए 400 रुपए पर, और अभी भी ये 269 रुपए तक गिर सकता है। तो इतना गिरने के बावजूद भी क्यों नहीं खरीदना है, क्यों नहीं निवेश करना है, क्यों और गिरावट आ सकती है, उसका आंसर आपको पीईजी रेशो, जिसे पेग रेशो भी बोलते हैं, उससे आपको मिल जाएगा, जो कि भविष्य की ग्रोथ आपको बताती है। तो पीई की बजाय आप पीईजी रेशो पे फोकस करें, जैसा हमें अंशु सर बता रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, इस मल्टीपल पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हम देखें सर तो हिंदुस्तान जिंक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन इसके अलावा आप देखें जो स्टॉक्स आपको नजर आएंगे इस पूरे लिस्ट में, उसमें सर 2-3 आपको मेटल स्पेस के स्टॉक्स नजर आएंगे। इसमें नाल्को है, 42 का आपको पीईजी नजर आएगा। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील भी है जो कि 29 का पीईजी रेशो इसमें दिखेगा। तो पहले जरा इन स्टॉक्स पे आपकी राय दे दें, ये जो मेटल वाले काउंटर्स है सर। सर आपको याद भी होगा कि नेशनल एल्यूमिनियम में बार बार मना भी कर रहा था कि एक अपमूव खत्म हो चुकी है 260 पे। अब इसमें थोड़ा सा या तो कोई बेस बनने दीजिए या पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद ही हम किसी तरह का मूव देखेंगे। फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलना चाहिए, और धीरे धीरे वो काउंटर नीचे भी आ रहा है, और अब पेग रेशियो उसको जस्टिफाई भी करने लगा है कि जो सपोर्ट लेवल है 157 से लेके 141 के बीच का, ये लेवल नेशनल एल्यूमिनियम में टेस्ट हो सकता है। और मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू जिंदल पावर एंड स्टील जो जेएसएल के नाम से आता है, ये दोनों स्टॉक्स पे भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश कभी नहीं रहा, क्योंकि प्रीवियसली अपमूव काफी हार्ड रही है और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में रहा है। तो शायद जेएसडब्ल्यू स्टील में डाउन मूव ज्यादा ना रहे, बट अपमूव भी आती हुई नहीं दिख रही है। बड़ी रेंज फॉर्म कर रहा है, नीचे में 860 रुपए आ सकता है और ऊपर में अपसाइड रेंज 1035 रहेगी। तो एक बार 860 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पे एक वैल्यू इन्वेस्टर या फिर जो रेंज प्लेयर्स हैं उनकी इंटरेस्ट जगेगी। इस करंट मार्केट प्राइस से तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी किसी का बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो मैं टाटा स्टील पे ही फोकस रखूंगा। उसमें भी कम से कम जो 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेडर्स के लिए अभी भी वहां पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, यही 3 मेरे काउंटर हैं मिडिल सेक्टर में जहां पे मैं अपना इंटरेस्ट रखे हुए हूँ। टाटा स्टील, वेदांता और आप कह रहे हैं हिंडाल्को। नाल्को से आप दूरी बना के रखिए, इसको आप करिए अवॉइड, और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी कुछ बहुत ज्यादा
बुलिशनेस के इंडिकेशंस फिलहाल नहीं दिख रहे। टाटा स्टील में भी आप ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट जरूर करके चल सकते हैं। सर, एक तबका इसमें है नए जमाने की कंपनियों का, जिसमें आपको डिलीवरी नजर आएगा, ये 37 का मल्टीपल है। एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका, ये भी 34-35 का मल्टीपल आपको नजर आएगा। उसमें जोमेटो भी है, 20 गुना का मल्टीपल है, और इतने ही मल्टीपल पर आपको पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार भी नजर आएगा। तो 4 कंपनियां नए जमाने की हैं जिसमें पीजी रेशो इतना ज्यादा है। जस्टिफाइड है सर, या और गिरावट इनमें आ सकती है? इनफैक्ट ये स्टॉक करेक्ट हुए भी हैं हाई लेवल से, और भी डाउनसाइड बन सकती है जिस तरह के वैल्यूएशंस के मल्टीपल बता रहे हैं। बिल्कुल बन सकती है सर। पॉलिसी बाजार से अगर स्टार्ट करेंगे तो पॉलिसी बाजार 1470 का मेजर सपोर्ट है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो इस स्टॉक में करेक्शन गहरा जाएगा, फिर आपका करेक्टिव ट्रेंड कहीं भी 1180 रुपए तक आ सकता है। तो इस स्टॉक में आपको कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए। जोमेटो फिलहाल रेंज के अंदर है, जब तक 207 रुपए नहीं टूटता है मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाइंग भी मैं 207 के आसपास ही रिकमेंड करूंगा, ताकि 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं तो आपका केवल 7 रुपए की रिस्क रहे, और सामने 239 का आपका टारगेट होना चाहिए जो रेंज का अपर एंड है। तो रिस्क रिवॉर्ड वहां पे मैच करेगा। 207 के ऊपर जितना ऊपर आप लेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा अगर लेना है तो। नाइका 224 पे फील्ड ब्रेकआउट है, 149 का टारगेट है, फिलहाल साइडवेज चला गया है, बट इवेंचुअली किसी भी एक पैनिक में 149 का लेवल आराम से टेस्ट कर देगा। डिलीवरी ये स्टॉक मेरे को एवर सिंस लिस्ट हुआ है तब से मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आईपीओ बेस ही नहीं बना पाया स्टॉक। अब तो आईपीओ के बाद जो फर्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में लो बना था 290, उसको भी तोड़ दिया है। तो मोस्ट लाइकली एक्सटेंशन अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 223 का टारगेट निकल के आ रहा है, तो डिलीवरी 223 आ सकता है। आउट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा वीक डिलीवरी है, सेकंड वीकेस्ट काउंटर नाइका है। ओके सर, एक दो स्टॉक और आपसे बस डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो है एक्साइड का जो कि 21 का मल्टीपल है, और दूसरा है आइनॉक्स विंड का जो कि 18 का मल्टीपल है। हालांकि ये ओवरऑल ब्रॉडर अम्ब्रेला की बात करें तो पावर में ही आते हैं। एक्साइड में भी हमने देखा कि हाई लेवल से काफी अच्छा करेक्शन हुआ है, और आइनॉक्स विंड में तो बहुत अच्छा मूव हमने बनता हुआ दिखा है, और उस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा इसका वैल्यूएशन बन भी रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या राय है सर? और एल&टी फाइनेंस पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूं सर क्योंकि ये एनबीएफसी स्पेस की एकमात्र कंपनी है जो कि इस पूरी लिस्ट में हमें नजर आई, इसलिए हमने इसको शामिल भी किया है। तो इस पर भी आपका व्यू दीजिए। इस पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सर, हाल फिलहाल इन्होंने गोल्ड लोन कारोबार में एंट्री करी है, कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन किया है, उस वजह से मैं इसके ऊपर व्यू लेना चाह रहा था। देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री आप स्टार्ट किए वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 3 टारगेट हमने डिस्कस किए थे, 427, 352 और 289। 352 तक के टारगेट कंप्लीट कर गया है, बट लग नहीं रहा है कि कोई सपोर्ट मिल रहा है। 289 तक ही आता हुआ दिख रहा है। 289 के आसपास आता है तो फिर हम देखेंगे कि बेस बना रहा है या और डाउन साइड खुलेगी। दूसरा आइनॉक्स विंड, इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स 260 पे हुआ है, वहां से 140 का पहला टारगेट था। 140 से रिएक्शन बहुत अच्छा आया था, बड़े वॉल्यूम से आया था, लेकिन फिर फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। तो अगर ये 1 से 1.5 हफ्ते में 180 नहीं निकालता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव स्टार्ट होगी जो 107 रुपए तक जा सकती है। तो ये काउंटर भी प्राइस वाइज थोड़ा सा वीक लग रहा है। एल&टी फाइनेंस, इसमें बड़ा बेस बना हुआ है, 387 हफ्ते हो चुके हैं बेस बनाते हुए, और प्रोबेबली अगर यहाँ से और 100 हफ्ते लगा दे इस बेस को कंप्लीट करने में तो तब तक वैल्यूएशन भी जस्टिफाई हो जाएगा। गोल्ड लोन कारोबार किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो उसकी ग्रोथ भी स्टॉक में फैक्टर्ड इन हो जाएगी। तो अगर ये बिजनेस ठीक रहता है, इनका ग्रोथ फेस में रहता है, तो और 100 हफ्ते लगा के बेस कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद तेजी में आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, लेकिन अभी वैल्यूएशन इतनी आई है कि आपको जल्दी से मूव नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल से इसको भी अवॉइड करके चलना चाहिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए आप एल&टी फाइनेंस को अवॉइड कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ा करेक्शन मिल जाए, थोड़ा नीचे मिल जाए तो शायद आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो एक खास रिसर्च है जो कि हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी, पीई की बजाय यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स की बजाय प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ मल्टीपल के हिसाब से आप स्टॉक्स को वैल्यू करने की, उनको जज करने की, उनके वैल्यूएशन समझने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक कुछ जो हाई लेवल से करेक्ट हुए हैं या इतने ज्यादा करेक्ट होने के बाद भी उनमें क्यों नहीं वैल्यू इमर्ज हो रही या फिर बाइंग इमर्ज हो रही, उसका अंदाजा आपको पीईजी से पता चल जाएगा। और पीईजी आपको शौर्य ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है कि पीई यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग्स आप निकालते हैं उसको बाद में ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड किया जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में स्टॉक में जो ग्रोथ है उसके सामने जो प्राइस किस तरह से इसमें एडजस्टेड है या फिर किस तरह से प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो अगर 1 से कम का आपको पीईजी मिलता है किसी स्टॉक में तो आपको अंडर वैल्यूड या फिर सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, उस हिसाब से आप देखिए। अगर किसी भी शेयर का पीईजी 1 गुना से ज्यादा है तो वो स्टॉक
ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। इस तरह से आप चाहें तो पीईजी को आसान भाषा में समझ सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। ऐसे ही स्टॉक्स, ऐसे ही कुछ और अच्छी रिसर्च जो है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। शौर्य हमेशा ऐसे कोशिश करते रहते हैं, योगदान में देने की कोशिश रहती है उनकी कि कैसे ना कैसे अच्छे आंकड़े आपके सामने लाए जाएं, और आज फिर से शौर्य ने ऐसे ही कुछ नंबर्स आपके सामने रखने की कोशिश करी।